हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि क्रिटिसिज्म की सीरीज़ जो हम शायद अप्रॉक्स 15-16 डेज से चला रहे वो फाइनली अब ख़त्म होने वाली है। और ये हमारी क्रिटिसिज्म की लास्ट वीडियो है टीएस इलियट की। इसके बाद भी इफ़ यू गाइस नीड एनी अदर क्रिटिसिज्म जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, यू गाइस वांट मी टू टीच इट, लेट मी नो। मैं वो पढ़ा दूंगी आप लोगों को। लेकिन एज पर माई नॉलेज जितना मुझे लग रहा है कि कवर करना चाहिए था मैंने कर दिया। एंड फाइनली टुडे वी आर इन अवर लास्ट वीडियो ऑफ क्रिटिसिज्म। एंड इसके बाद हम थ्योरी शुरू करने वाले हैं, राइट। सो या अब इंट्रोडक्शन, जैसे हर राइटर का हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, टीएस इलियट का भी देख लेते हैं। टीएस इलियट का पूरा नाम था थॉमस टर्न्स इलियट एंड ही वॉज अ पोएट, एसेइस्ट एंड playwright. He was a leading figure of modernist poetry, जो हमें पता ही है, in the English language, where he reinvigorated the art through his use of language, writing style and verse structure. इसके थ्रू उन्होंने आर्ट को एक नया रूप दिया अपनी अलग राइटिंग स्टाइल से। उसके बाद ही इज ऑल्सो नोटेड फॉर हिज क्रिटिकल एसेस विच ऑफन री इवेलुएटेड लॉन्ग हेल्ड कल्चरल बिलीफ। सो उन्होंने अपने क्रिटिकल एसेस में कुछ लॉन्ग हेल्ड कल्चरल बिलीव्स थी, उनको भी उन्होंने री इवेलुएट किया है, उनको उनके ऊपर अपना नया ओपिनियन दिया है। सो अब इस वीडियो में हम वो एसेस पढ़ने वाले इलियट की जो यूजीसी नेट में पूछी गई है, राइट। सारी एसेस में कवर कर देंगे, जो कि हम वर्जीनिया वुल्फ के वीडियो में भी कर चुके हैं। जितनी एसेस थी मैंने यही किया है शुरू से, जॉनसन से मैंने यही किया है। जहाँ भी मैंने 2, 3 या 4 मुझे एसेस मिली है, मैंने सब एक ही वीडियो में कवर कर दिए, सो दैट यू डोंट हैव टू कीप चेंजिंग वीडियोस। कोई ज़रूरत नहीं, इसी में है, सब हो जाएगा। हो रहा है, ऐसे ही चला रहे हैं। सो सबसे पहला वर्क, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। ऑल्सो एक चीज़ क्रोनोलॉजिकली अरेंज है सब, तो उसको लेकर भी आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। सो ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट। पहला पॉइंट क्या है, इन दिस वर्क इलियट डिस्क्राइब्स द वर्किंग्स ऑफ द पोएट्स माइंड इन टर्म्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सो इस वर्क में पोएट का जो ब्रेन है, जो फंक्शन कर रहा है, उसको कंपेयर किया है इलियट ने केमिकल रिएक्शन के साथ, ठीक है। सो द टर्म ट्रेडिशनली मीन्स समथिंग नेगेटिव। ट्रेडिशनल को ट्रेडिशनली नहीं ना, टर्म ट्रेडिशन को इलियट ने कुछ नेगेटिव सेंस में देखा है और पोएट की माइंड को कैसे केमिकल रिएक्शन के तरफ दिखा है। सो हियर ही यूजेस द एनालॉजी ऑफ द कैटलिस्ट टू इल्यूसिडेट हिज थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोएट्री। अब इलियट इज एडवोकेटिंग फॉर इम्पर्सनल पोएट्री। क्या है इम्पर्सनल पोएट्री? लेट मी टेल यू दैट फर्स्ट। पहले एज एन इंडिविजुअल ना, पोएट्री शुड बी इम्पर्सनल। ऐसी पोइट्री होनी चाहिए जो इन जनरल ह्यूमैनिटी को बेनिफिट कर रही है, ऐसी नहीं जो मुझे बेनिफिट कर रही है तो मैंने लिख दी, ऐसी पोइट्री नहीं। इन जनरल ह्यूमैनिटी को बेनिफिट करने वाली होनी चाहिए आपकी पोइट्री। और कैटलिस्ट की बात करें इलियट, यहाँ पे कैटलिस्ट इज द माइंड ऑफ पोएट। कैटलिस्ट का काम क्या है एक रिएक्शन में? इफ़ यू आर साइंस स्टूडेंट जो इंग्लिश में आए हो तो आपको पता होगा, कैटलिस्ट रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है, खुद इफेक्ट नहीं होता है और खुद का कोई इफेक्ट अपने रिएक्शन में नहीं डालता है। ना खुद इफेक्ट होगा ना इफेक्ट करेगा, बस स्पीड को बढ़ाएगा रिएक्शन की। ये काम होता है कैटलिस्ट का। अब इलियट के हिसाब से पोएट्री इम्पर्सनल होनी चाहिए, मतलब पोएट अपना कोई एलिमेंट उसमें ऐड नहीं करेगा। ऑल्सो ही साइड्स द एग्जाम्पल ऑफ फिलामेंट ऑफ प्लैटिनम, जो कि केमिकल रिएक्शन में करती है, जो खुद इफेक्ट नहीं होती, अपना कुछ नहीं रिएक्शन में कंट्रीब्यूट करती। द फिलामेंट ऑफ प्लैटिनम जस्ट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। यही काम होना चाहिए पोएट का माइंड का भी। पोएट का माइंड बस एक मीडियम होगा थ्रू विच द पोएट्री विल बी रिटन, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने लिखा भी है, द पोएट्स माइंड मीडिएट्स द फ्यूजन ऑफ इमोशंस इनटू पोएट्री। बस इमोशंस को पोएट्री बनाने पोएट के माइंड का काम है, उसके अलावा कुछ नहीं करने वाला पोएट का माइंड यहाँ पे। True poetry requires depersonalization of emotion. Shakespeare's use of Plutarch illustrates mastery of tradition. PYQ है, मैंने लिख दिया है इसको, ठीक है। सो ये हो गया आपका ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। इसके बाद क्या है, द सेक्रेड वुड, एसेस ऑन पोएट्री एंड क्रिटिसिज्म। इसके अंदर का एक ऐसे पूछा जाता है, वो है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, दैट वाज रिटन इन 1919, लेटर वाज एडेड इन द सेक्रेड वुड। सो समरी क्या है इसकी, इन हिज 1919 essay हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, टीएस इलियट फेमसली डिक्लेयर्स शेक्सपियर्स हैमलेट एज आर्टिस्टिक फेलियर।
क्यों आर्टिस्टिक फेलियर कहा इलियट ने? क्योंकि इलियट आर्ग्यूज द प्ले फेल्स बिकॉज इट लैक्स एन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव स्पेसिफिक सेट ऑफ इवेंट्स सिचुएशंस और ऑब्जेक्ट्स advocate to justify and evoke the intense inexplicable emotions Hamlet feels particularly regarding his mother's guilt. मैं बताती हूँ आपको ये क्या है, सिंपल एग्जांपल देखें. जब आप मैकबेथ पढ़ते हो ना, वहाँ पे आप डैगर दिखता है मैकबेथ को बार बार, हाथ पे खून दिखता है मैकबेथ को बार बार. दैट इज द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ इमोशन. उससे हमें पता चल रहा है कि मैकबेथ इज इन अ स्टेट ऑफ ट्रॉमा. वाई? बिकॉज ही किल्ड डंकन. यही है ना. आपको हैमलेट में क्या ऐसा कुछ दिखता है? मुझे बताओ. नहीं है ना ऐसा कुछ. दैट इज वाई इलियट इज ऑफ एन ओपिनियन की शेक्सपियर हैज नॉट ऑब्जेक्टिफाइड हैमलेट्स इमोशंस. ठीक है. सो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इवोकिंग एन इमोशन विद द हेल्प ऑफ अ सर्टन सिंबल. कोई सिंबल यूज नहीं किया. जैसे डैगर वॉज अ सिंबल, ब्लड वॉज अ सिंबल इन मैकबेथ. यहाँ पे यू वोंट फाइंड एनी सच सिंबल्स, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू his mother, his guilt towards his mother. नहीं मिलेगा आपको कुछ. ठीक है. He calls Hamlet artistic failure because the emotions of Hamlet are not adequately objectified. फिर से वही बात. According to Eliot, Hamlet's true emotions are unknowable because they do not find adequate representation in the play. ठीक है. कोई नई बात नहीं है, वही रिपीट बार बार किया गया. PYQ में था तो मैंने डाल दिया उसमें. Now the metaphysical poets. Eliot has thrown new light on metaphysical poets and shown that they are neither quaint nor fantastic but great and mature poets. अब आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि इससे पहले जितनी भी क्रिटिसिजम्स आई है मेटाफिजिकल पोइट्स को लेके, ऑल ऑफ देम हैव बीन नेगेटिव. सैमुअल जॉनसन इन हिज वर्क, जहाँ पे वो मेटाफिजिकल पोइट्स टर्म भी दे रहे हैं, वहाँ पे वो नेगेटिवली यूज़ कर रहे हैं. उनको नहीं पसंद आ रहा है. वो बोल रहे हैं कि ना नेचर को इमिटेट करते थे, ना कुछ दम नहीं है उनके पोइट्री में. बट according to Johnson, they were never right. But according to Eliot, he has praised these poets. क्यों metaphysical poets को praise किया? क्योंकि उनके he finds them attractive, he finds them fantastic. He finds them mature and he calls them great. अकॉर्डिंग टू इलियट सिर्फ फैंटास्टिक नहीं है, सिर्फ बहुत ज़्यादा पिक्चरस्क नहीं है, क्वेंट मतलब बहुत ज़्यादा पिक्चरस्क नहीं है, बट दे आर ग्रेट एंड मैच्योर, जिसलिए दे नीड टू बी प्रेस्ड. ठीक है. दे डू नॉट रिप्रेजेंट अ डाइग्रेशन. कोई अलग से कोई डाइग्रेशन ऐसा नहीं. जो सबसे बड़ा बात था सैमुअल जॉनसन का कि दे डाइग्रेस. उनको कुछ नहीं आता है. दे सिंपली डाइग्रेस फ्रॉम देयर कंसर्न. कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही उनका चल रहा है. लेकिन इलियट वॉज ऑफ एन ओपिनियन कि नहीं, ऐसा नहीं है. दे डू नॉट डाइग्रेस. और वो मेन स्ट्रीम इंग्लिश राइटिंग ही कर रहे थे और उसको रादर कंटिन्यू कर रहे थे. ओके. सो हमें क्या पता चलता है कि सैमुअल जॉनसन वॉज ऑल्सो वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन. ऐसा नहीं है कि आप उनके इंटेलेक्ट को कम नापोगे, नहीं, ही वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल. लेकिन शायद मुझे जो लगता है, आपको अगर ऐसा डेप्थ वाले किसी राइटर को समझना है ना, तो यू नीड टू बी इन दैट पोजिशन एज वेल. दूरदर्शी थे मेटाफिजिकल पोइट्स, उन्होंने लिख दिया. उनका मेरिट समझने के लिए मॉडर्न एज तक लोगों को वेट करना पड़ा. इफ़ यू रीड दोज पोइट्री, आपको समझ में आएगा कि ये कोई ऐसी पोइट्री नहीं है जो आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज के साथ आप लिख दोगे. बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए आपको इन ऑर्डर टू राइट दिस पोइट्री. सो इतनी नॉलेज थी उन लोगों में. दैट इज़ वाई दे कुड राइट ऐसे पोइट्रीज, राइट. लेकिन हमें उसका महत्व तब समझ में नहीं आया. दैट डज नॉट मीन कि वी विल रिजेक्ट अ थिंग लाइक दिस, राइट. सो इन 17th century a dissociation of sensibility set in from which we have never recovered, and this dissociation, as is natural, was aggravated by the influence of two most powerful poets of century, John Milton and John Dryden. So dissociation of sensibility. और T.S. Eliot ने क्या कहा है कि एक टर्म यूज़ किया है जो कि है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, और उस टर्म के साथ वो किसको एसोसिएट कर रहे हैं? वो इस टर्म के साथ एसोसिएट कर रहे हैं ड्राइडन को और मिल्टन को. पहले तो समझते डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी मतलब सेपरेशन ऑफ इंटेलेक्ट एंड फीलिंग. मतलब सोचो आप एक वर्क लिख रहे हो, ठीक है, जिसमें इंटेलेक्ट है लेकिन इमोशन ही नहीं है.
ऐसी कुछ वर्क्स लिख रहे थे आपके ड्राइडन और मिल्टन, जिसके अगेंस्ट थे इलियट, और इलियट ने प्रेज किसको किया है इस वर्क में, मेटाफिजिकल वर्ड्स को किया है, ठीक है। सो मिल्टन और ड्राइडन आर द मोस्ट प्रेज्ड पीपल ऑफ उनका एज, उनको सब प्रेज करते हैं और पीपल आर फैन ऑफ लिटरली देम, और वो बोलते हैं दे गेव अ न्यू डायरेक्शन टू इंग्लिश लिटरेचर, ड्राइडन एंड मिल्टन। लेकिन हियर इलियट इज ऑफ एन ओपिनियन कि इन लोगों को नहीं, वो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी बोल रहे इनके पोएम्स हो सकते हैं इंटेलेक्ट था लेकिन इमोशन नहीं था, ओवर देम ही फेवर्स द metaphysical poets, calling them more great and mature poets, right? उसके बाद क्या है, the characteristics of metaphysical poets which sparked the enthusiasm of modernist poets and critics are its intellectual complexity and in its union of thought and passion। देखो उन लोग को ऐसा लग रहा है कि intellectual complexity थी, साथ ही emotions जो thought passion ये सब उन्होंने equally इसको importance पे किया है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इलियड सॉ दीज राइटर्स, पूरा अलग जिस तरीके से इनको परसीव किया था इतने दिन, पूरा अलग डेफिनेशन दिया है। नाउ द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, ये एक क्रिटिसिज्म है, माइनरली पूछा जाता है, लेकिन जो PYQ से वही मैंने रखे, इसको ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं जा रहे हम, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि था एग्जाम में तो देख लेते हैं। इलियट रोड दिस वर्क टू क्वेस्ट फॉर सम कॉमन प्रिंसिपल्स फॉर द परफेक्शन ऑफ आर्ट। इलियट को जानना था कॉमन प्रिंसिपल्स परफेक्शन आर्ट के क्या थे जो इस वर्क में इलियट ने लिखा है, और साथ ही साथ द फंक्शन कैन ओनली बी सॉल्व व्हेन द ट्रेडिशन ऑफ आर्ट इज फॉलोड बाय विच हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एजेस। सो इलियट के हिसाब से क्या, फंक्शन ऑफ आर्ट कब सर्व होता है, जब एक्सपीरियंस लिया गया हो पुराने एजेस से, ठीक है। व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम पुराने एजेस, उस ट्रेडिशन को जब आप फॉलो करते हो तो फंक्शन सर्व हो जाता है किसका, ट्रेडिशन ऑफ आर्ट का, ठीक है। उसके साथ नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, इसमें कल्चर के बारे में इलियट ने क्या कहा है कि आई हैव ऑब्जर्व विद ग्रोइंग एंग्जाइटी द करियर ऑफ दिस वर्ड कल्चर ड्यूरिंग द पास्ट 6 or 7 ईयर्स। तो इलियट क्या बोल रहे हैं, मैंने इस वर्ड कल्चर को कितने दिन के लिए नोटिस किया है, 6 या 7 ईयर्स के लिए नोटिस किया है। क्या ऑब्जर्व किया उनको क्या पता चला यहाँ से, वी मे फाइंड इट नेचुरल एंड सिग्निफिकेंट, हमें ऐसा लग सकता है कि नेचुरल और बहुत सिग्निफिकेंट है, दैट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अनपैरेलल्ड डिस्ट्रक्टिवनेस दिस वर्ड शुड कम टू हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल। और इस डिस्ट्रक्टिवनेस के पीरियड में इस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। कौन से डिस्ट्रक्टिवनेस के पीरियड में, वर्ल्ड वॉर के बाद के डिस्ट्रक्टिवनेस के पीरियड में कल्चर का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। क्यों, बिकॉज कल्चर इज समथिंग दैट होल्ड्स पीपल टुगेदर, फ्रेगमेंटेशन नहीं होने दे रहा है, फ्रेगमेंटेशन है भी तो कल्चर इज समथिंग दैट इज ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। सो दिस इज वाई दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट चेंजेस विद टाइम, कॉन्स्टेंट नहीं है, जो कि रेमंड विलियम्स ने भी कहा है। और साथ ही साथ दिस इज important in the time of fragmentation to keep people together. This culture is one of the most important things that keeps holding us together as humanity, right? So यही है कल्चर की जो बात है। मे बी इलियट यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि कल्चर को उन्होंने चेंज होते हुए देखा है, लेकिन ही हैज़ सीन द वर्ड कल्चर, और ये आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा दैट 6 or 7 ईयर्स जब वो बोल रहे हैं, वो किसी चीज़ को तो इंडिकेट कर रहे हैं, चेंज को अगर नहीं तो कम से कम ये तो बोल ही रहे हैं कि दिस इज़ द थिंग दैट हैज़ केप्ट पीपल टुगेदर, क्योंकि 1949 में लिखा हुआ ये चीज़ है ना, 1949 में लिखा हुआ है। सो आपको पता होना चाहिए कि आफ्टर 2 वर्ल्ड वॉर्स पीपल वेर फ्रेगमेंटेड बैडली, और शायद इलियट वॉज सीइंग कल्चर एज अ होल्डिंग फोर्स दैट वॉज कीपिंग पीपल टुगेदर, ठीक है। सो या दिस इज़ वॉट T.S. Eliot was all about. I hope I could clarify things for you, I could make them lucid for you। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर योर फीडबैक इन कमेंट्स, ताकि अगले जो वीडियोस आ रहे हैं उसमें मैं चीज़ों को और भी अच्छे से रेक्टिफाई करके और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। एक्सप्लेनेशन में कुछ गलती हो रही है तो वो भी बताओ, ताकि यू नो आई कैन चेंज माई एक्सप्लेनिंग टेक्निक इन दैट वेरी वे। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, आपने ये पूरी क्रिटिसिज्म की सीरीज़ बहुत अच्छे से इन्जॉय की हो। थैंक यू। ऐसे ही बने रहो, थ्योरी शुरू होने वाली है अब, वो भी 20 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के साथ आने वाली है, ठीक है। सो थैंक यू।